हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, प्राक्कलन समिति जो संविधान से रिलेटेड है, तो आइए आज की इस वीडियो के माध्यम से संविधान के बारे में डिटेल से बताने जा रहा हूँ। देखिए, प्राक्कलन समिति जो भारत की सबसे बड़ी अस्थाई समिति है, जिसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसी तरीक़ा से देखिए, प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होता है, लेकिन लोकसभा उपाध्यक्ष समिति में चुने जाने पर वह इसका अध्यक्ष होता है। इस तरीक़ा से प्राक्कलन समिति के बारे में दिया गया है, तो आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज कर। प्राक्कलन समिति सरकारी खर्च पर कैसे नियंत्रण किया जाए और प्रशासन में कैसे सुधार हो, उस पर रिपोर्ट देती है। ठीक है, प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती है। इसे अस्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था। इसी तरीक़ा से आपका लोक लेखा समिति है। देखिए, इसका क्या काम होता था। इस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन या लघु लोकसभा भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति आम व्ययों पर निगरानी और कैग द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट की जाँच करती है। लोक लेखा समिति में 22 कुल सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा व 7 राज्यसभा के होते हैं। राज्यसभा सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक, और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष करता है। 1967 से विपक्ष का नेता ही इस समिति का अध्यक्ष होता है। इस समिति के पहले अध्यक्ष मीनू मौसानी थे। इस तरीक़ा से आपका देखिए, सरकारी उपक्रमों की समिति, तो इस समिति का गठन 1963 में कृष्ण मेनन की सिफारिश से किया गया, जिसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा व 7 राज्यसभा से हैं। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य इस समिति का सदस्य नहीं होता है, जबकि अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका कार्य सरकारी उपक्रमों पर नियंत्रण रखना है। आप मुझे फॉलो करें, मैं आपके बीच रेगुलर वीडियो लाऊंगा और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह की और वीडियो चाहिए, तो मैं उस टाइप से वीडियो आपके बीच रखूं। और सी-टेट, एस-टेट और बीपीएससी, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इन सब एग्ज़ामों में पूछी जाती है। भारत की आकस्मिकता निधि, देखिए, अनुच्छेद 267 के तहत संसद व राज्य विधानसभाओं को अपनी आकस्मिक निधि सृजन करने का अधिकार है। आकस्मिक निधि से व्यय करने की शक्ति राष्ट्रपति या कार्यपालिका को है। भारत की आकस्मिकता अधिनियम 1950 में पारित हुआ। इस तरीक़ा से ये देखिए, अब यहाँ से है कुछ न्यायपालिका का भाग, जैसे कि आपका देखिए अनुच्छेद 124 से 47 में क्या सब है, तो आप इसे देख सकते हैं। मैं उतना आपको डीप में नहीं बता सकता, क्योंकि ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा आप भी मेहनत करें तभी जाकर, क्योंकि मैं आपके बीच कंटेंट रखना चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जाएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में एक्सपर्ट बनेंगे, तेज़ बनेंगे। जैसे देखिए, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, जिसके तहत स्वयं के निर्णयों या आदेशों का पुनरावलोकन कर सकता है। फिर 143 देख लीजिए और 129 देख लीजिए। ठीक है, अब आइए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, जबकि सर्वप्रथम तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति फ्रांस ने की। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार संसद को है। और 28 जनवरी 1950 से सुप्रीम कोर्ट ने कार्य करना प्रारंभ किया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को महाभियोग से हटाया जा सकता है। सर्वप्रथम महाभियोग की कार्यवाही न्यायमूर्ति बी रामास्वामी पर 1993 में हुई, जो संसद में पारित नहीं हुआ। इसी तरीक़ा से न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा पर 2017 से 18 में महाभियोग की कार्यवाही संसद में पारित नहीं हुआ। और मुख्य न्यायाधीश को मास्टर ऑफ रोस्टर भी कहा जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की कामकाज की भाषा अंग्रेजी ही है। सुप्रीम कोर्ट भवन में कार्य 1958 से प्रारंभ हुआ। इस तरीक़ा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, न्यायाधीश के बारे में कुछ दिया है, तो इसे ध्यान से पढ़िए। देखिए,
सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जयकानिया थे, जबकि दूसरे मुख्य न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री थे। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी नियुक्त हुई और न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 1969 में कार्य किया। ठीक। और सर्वाधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश पद पर 16वें न्यायमूर्ति वाई चंद्रचूड़ रहे। स्वतंत्र भारत में जन्मे सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश एस.एच. कपाड़िया थे। इस तरीक़ा से सुप्रीम कोर्ट के बारे में समझ गए। अब देखिए और कुछ है इसमें। हाँ, ये जनहित याचिका या PIL, देखिए इसके बारे में दिया गया है डिटेल से। PIL का फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जिसकी उत्पत्ति अमेरिका से हुई और जिसका संबंध न्यायिक सक्रियता से है। जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट दोनों में दायर किया जा सकता है और इसकी संकल्पना अनुच्छेद 39A में दी गई है। ठीक है। भारत में जनहित याचिका के प्रवर्तक न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर एवं न्यायमूर्ति PN भगवती को कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत 1980 से हुई। इसी तरीक़ा से जनहित याचिका के बारे में समझे। उच्च न्यायालय का भाग, जैसे कि भाग 6 अनुच्छेद 214 से 232 में क्या सब दिया गया है, आप खुद भी वीडियो रोक कर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाइए, फिर आप यहाँ देखिए, यहाँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र में अवकाश ग्रहण कर सकते हैं, जो 65 वर्ष होना प्रस्तावित है। इस तरीक़ा से ये देखिए, आप ध्यान से पढ़िए, इसे क्या सब दिया गया है ध्यान से पढ़ लीजिए। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में क्या सब है। न्यायिक पुनर्वलोकन के तहत उच्च न्यायालय विधानसभा द्वारा पारित किसी कानून या विधेयक की वैधता का परीक्षण कर सकता है और असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यह शक्ति अनुच्छेद 13 से प्राप्त होता है। ठीक है। अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 227 क्या सब दिया है देख लीजिए। उसके बाद आप आ जाइए तलाक विवाह के बारे में, फौजदारी, भूमि संबंधी विवाद, ये सब मामला देख लीजिए। अधीनस्थ न्यायालय कितना से कितना अनुच्छेद में है देख लीजिए। ठीक है। फिर आपका राज्यपाल के बारे में दिया है, जैसे कि भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक में इनका क्या क्या काम है, क्या क्या ये करते हैं, कैसे काम करते हैं, है ना। राज्यपाल की शक्तियाँ क्या है वो देख लीजिए। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, तो अनुच्छेद में सब बताया गया है। संविधान में सब कुछ लिखा गया है, बहुत ही डिटेल से। आप ध्यान से जब पढ़ेंगे तो सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। संविधान को जिस दिन आप समझ गए, समझिए आप आधा कानून जान गए। ठीक है। कानून की पढ़ाई में के लिए संविधान का कई सारे बुक को देखना पड़ता। संविधान लिखित संविधान है जिसमें बहुत कुछ लिखा गया है, तो आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे, इतना आसानी से कानून को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में है, कैसे क्या काम करते हैं, सभी इनके बारे में दिया गया। राज्य महाधिवक्ता है अनुच्छेद 165, इसके तहत क्या होता है। फिर आपका अनुच्छेद 177 है, देख लीजिए। ठीक है। फिर आप आज ये राज्य विधानमंडल के बारे में दिया है, क्या क्या है, उत्तर प्रदेश में कितना है, पश्चिम बंगाल में कितना है, सीटों की संख्या कितना है, ये सब बताया गया। ठीक है। राज्य विधानसभा के बारे में है, राज्य विधानसभा के बारे में आप ध्यान से देख सकते हैं क्या सब दिया गया है। ठीक। अनुच्छेद 332 में क्या है, अनुच्छेद 333 में क्या है, इस तरीक़ा से अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 202, सभी को ध्यान से पढ़िए तो सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है। और विधान परिषद के बारे में देख लीजिए, अनुच्छेद 169 में क्या है। हाँ, और इसी तरीक़ा से विधान परिषद में 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, जबकि 1/3 सदस्य विधानसभा के द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो बहुत ही डिटेल में दी गई है, आप ध्यान से पढ़िए और समझिए। ठीक है। खुद से पढ़ेंगे, खुद से बोलेंगे तो और भी याद होगा। ठीक है। और भी समझ में आएगा। और देखिए वीडियो को रोक रोक कर आप देख सकते हैं। अनुच्छेद 239 के तहत संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में उपराज्यपाल व प्रशासक नियुक्त की जाती है। इस तरीक़ा से देख लीजिए। ठीक।
अब आप आ जाइए इधर, संघ एवं राज्य सरकार के बीच संबंध क्या है नहीं है वो देख लीजिए। जैसे केसी व्हीलर, DN बनर्जी, DD बसु, ये सब कौन थे, क्या काम किए थे, अनुच्छेद 248 में क्या है, अनुच्छेद 249 में क्या है, अनुच्छेद 250 में क्या है, अनुच्छेद 253 में क्या है, अनुच्छेद 262 में क्या है, अनुच्छेद 275 में क्या है। ये सब जब आप बढ़िया से जानेंगे समझेंगे तो आप हर चीज़ को बारीकी से समझने लगेंगे और कोई तरह का आपके साथ ना तो कोई गलत कर सकता है ना आप गलत होने दे सकते हैं, क्योंकि संविधान में छोटे बड़े सभी के लिए समान मौका, समान अवसर सब कुछ बताया गया है बहुत ही डिटेल में। ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया, जैसे कि आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद, इस तरीक़ा से। फिर आपका अशोक मेहता समिति के बारे में, राव समिति, PK थुंगन समिति, हाँ ठीक है। पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद है, देखिए अनुच्छेद 243B है, C है, D है, आप देख सकते हैं क्या सब। अनुच्छेद 243E के तहत, F के तहत, G के तहत सब बहुत ही डिटेल से बताया गया है। जैसे कि देखिए अनुच्छेद 243E के तहत पंचायतों की अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है और यदि पंचायत बीच में भंग कर दी जाए तो 6 माह के भीतर चुनाव करना निर्धारित है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 243F के तहत पंचायत सदस्यों की योग्यता से संबंधित है और पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो इस तरीक़ा से ये अनुच्छेद इनका दिया गया है, आप ध्यान से पढ़िए और समझिए। फिर इधर आ जाइए, यहाँ पे देखिए, ये भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिए हैं तो। चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य है, कैसे काम करते हैं, कब आचार संहिता लागू होता है, कब क्या होता है, राष्ट्रीय दल के बारे में दिया है, कौन कौन दल होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं सभी दल मिलकर। ठीक, तो इस तरीक़ा से ये आप लगता है कि समझ गए होंगे। और इस टाइप से और भी वीडियो पाना चाहते हैं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग के बारे में दिया है, विशेष उपबंध है, आपात उपबंध है, सबको आप ध्यान से वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके बीच पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, टेंशन नहीं लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे आपका एग्ज़ाम निकलेगा। ठीक है। राष्ट्रपति शासन, संविधान में विशेष प्रावधान क्या क्या है देख लीजिए। उसके बाद जम्मू कश्मीर, वित्तीय आपात, विशेष बहुमत, अनुच्छेद 370 एवं धारा 35 से ये सब क्या है देखिए। 370 अभी हट गया है, तो पहले क्या नियम था देख लीजिए। भारतीय संविधान में हुए प्रमुख संशोधन, साधारण बहुमत से संशोधन, सब कुछ बारीकी से आप जब पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाँ, संसदीय शब्दावली क्या क्या है देख लीजिए। भारत के विभिन्न आयोग के बारे में दिया है, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सूचना का अधिकार, भारत के उप प्रधानमंत्री, प्रशासनिक सुधार आयोग, है ना, सब कुछ दिया गया है। लोकपाल एवं लोकायुक्त के बारे में, भारत की प्रमुख महिला मुख्यमंत्री कौन थी। इस तरीक़ा से ये आपके बीच पूरा संविधान का कंटेंट रख दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि मैं आपके लिए इस टाइप से और भी वीडियो बना के दूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।